जय हिंद। तो चलिए हम सेशन को आगे बढ़ाते हैं। ये प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन है पॉलिटी का। बिहार में जितने भी जो एग्जाम होते हैं उसका यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए देर नहीं करते हैं। और सफलता का भाई कोई शॉर्टकट नहीं होता, आपको मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं, सीधी बात, नो बकवास। क्या बोला गया कि गरीबी हटाओ का नारा किस भूतपूर्व प्रधानमंत्री ने दिया था? अब सबसे पहले आप जानिए गरीबी का जो गरीबी हटाओ का नारा और देश बचाओ का नारा जो दिया गया था वो कब कब दिया गया था? तो ये दिया गया था 1971 में दिया गया था। अब पहले हम ये ऐसे नहीं बता देते हैं। कभी-कभी आप तो यहाँ तो प्रधानमंत्री पूछते हैं ना, कभी-कभी ये पूछा जाता है कि कौन से पंचवर्षीय योजना में दिया गया था, ठीक है? तो ये 5वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। तो पंचवर्षीय योजना की अगर बात करते हैं तो वो अब आ गया तो चर्चा कर लेते हैं। प्रथम फाइनेंशियल ईयर जिसको प्रथम पंचवर्षीय योजना की अगर बात बोलते हैं तो ये कब हुआ था? 1951 से कब तक चला था? तो 56 तक चला था, ठीक है। अगर द्वितीय पंचवर्षीय योजना की बात बोलते हैं तो 1956 से कब तक चलता है? 1961 तक चलता है, ठीक है। अगर रही हम तृतीय पंचवर्षीय योजना की बात बोलते हैं तो 1961 से लेकर के कब तक चलता है? 66 तक चलता है, ठीक है। फिर यही 66-67 में आप हरित क्रांति के बारे में जानते हैं। इस समय क्या था कि पाकिस्तान से भी युद्ध हो चुका था, अब बहुत ज़्यादा सूखा पड़ रहा था, इसीलिए 3 साल तक क्या होता है, कोई योजना नहीं आता है, ठीक है। फिर उसके बाद में अगले बार योजना आता है, चौथा जो आता है कब? तो ये आएगा कब से? 1959 से आएगा, 69 से आएगा ना। देखिए 1969 से आएगा कब तक? तो 74 तक आएगा, ठीक है। और फिर उसके बाद में 1974 से लेकर के कब तक आता है? ये 78 तक आता है। यही पंचवर्षीय योजना है। तो आप खुद देख लीजिए कि हमने अभी कब बोला कि 1971 ईस्वी में दिया गया था। तो कौन से पंचवर्षीय योजना में आया? तो चौथा तो ये था, तो ये केमा हो गया। तो ये 5वीं पंचवर्षीय योजना में क्या हुआ था? आया था, यानी दिया गया था। किसके द्वारा? तो उस समय प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, ठीक है। ये इंदिरा गांधी ने ही कहा था कि गरीबी हटाओ और देश बचाओ का नारा। गरीबी तो नहीं हटा है, बट गरीब बहुत सारे हट गए हैं, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? चलिए देखिएगा, इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। और अगर किसी बच्चों को पीडीएफ लेना है तो टेलीग्राम चैनल पर जाइएगा और टारगेट जीएस बाय मान सिंह सर्च करके आप ज्वाइन कर लीजिएगा, फिर वहां से आपको पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या बोला गया है कि मौलिक कर्तव्य को प्राप्त नहीं है किसी भी तरह की। देखिएगा मौलिक कर्तव्य के बारे में अगर चर्चा करते हैं तो ये मौलिक कर्तव्य लिया कहाँ से गया है? तो सबसे पहले कहिए कि लिया गया है रूस से। ये भारत में इसको कब, क्या संवैधानिक ये प्रावधान है? क्या संविधान इसको दिया था? तो नहीं, ये संवैधानिक प्रावधान नहीं था। इसे 42वां संविधान संशोधन होता है, ठीक है। कब होता है? तो 1976 ईस्वी में। और इसको क्या कर लिया जाता है? स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर ये आता है और फिर इसको 10 गो मौलिक कर्तव्य को क्या कर लिया जाता है? ऐड कर लिया जाता है, ठीक है। तो इसको अगर भाग की बात करते हैं तो भाग 4 के ए में मौलिक कर्तव्य के बारे में चर्चा किया गया है, ठीक है। अच्छा, अब तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम आर्टिकल की बात करते हैं तो आर्टिकल 51 के क में इसका चर्चा किया गया है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब यही पूछा गया है कि मौलिक कर्तव्य जो दिया गया है तो जिसमें कर्तव्य का मतलब कि हमें झंडा के प्रति सम्मान रखना चाहिए, संविधान के प्रति सम्मान आदर रखना चाहिए। ये सब जो बातें जो है प्राकृतिक के जो प्राकृतिक सुंदरता जो है, जो विविधता है, संस्कृति है, ये सब के बारे में कर्तव्य है, ठीक है। ऐसा थोड़ी नहीं है कि अगर कोई व्यक्ति नहीं कर रहा है तो आप उसे जान मार दीजिएगा। ऐसा थोड़ी नहीं कोई प्रावधान दिया गया है, कोई कानून ऐसा थोड़ी नहीं है, ऐसा कोई कानून नहीं है कि अगर कोई नहीं करता है तो उसे आप जान मार दीजिएगा। ऐसा कर्तव्य आपको ऐसा बताया गया है कि आप कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, तब यही बात बताया गया है, ठीक है। तो बोला क्या गया है कि मौलिक कर्तव्य को प्राप्त नहीं है। क्या नहीं है? देखिएगा, पहली अगर बात बोलते हैं तो यहाँ पे देखिएगा बोला गया सामाजिक स्वीकृति। देखिएगा सामाजिक स्वीकृति तो है ही, फिर उसके बाद नैतिक, नैतिक मतलब कि आपके विवेचना की बात किया जा रहा है। फिर राजनीतिक स्वीकृति, ठीक है। लेकिन हमें पूछा गया है कि नहीं, तो अभी हमने बताया कि क्या आपको विधि बना करके या कोई कानून बना करके क्या ऐसा कहा गया है कि एकदम मूल कर्तव्य को आपको पालन करना ही करना है, अगर नहीं कीजिएगा तो हम आपको फांसी पर चढ़ा देंगे। ऐसा तो कोई कानून नहीं है, ऐसा तो कुछ भी नहीं चीज है, ठीक है। तो इसका आंसर कौन सा होगा? विधिक स्वीकृति नहीं दिया गया है, यानी कानून के द्वारा हमें एकदम प्रेशर नहीं दिया गया है कि आप कार्रवाई करो, ठीक है। ये तो आपके मर्जी के ऊपर है, ठीक है। कौन? ये मौलिक कर्तव्य समझ में आ गया? देखिए ये सब चीज ना थोड़े से सोचिएगा ना तब बनेगा, रटने से बिल्कुल नहीं बनने वाला है, ठीक है। समझ में आ गया? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले पे।
क्या बोला गया है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व प्रत्यक्षता संबंधित है। ये सब क्वेश्चन में दम है, दम, बिना गहन अध्ययन के बिल्कुल नहीं बन सकता है। अब देखिएगा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में पहले हम चर्चा कर लेते हैं। इसका चर्चा कहाँ से कहाँ तक आर्टिकल में किया गया है, तो 36 से 51 तक। कौन देश से लिया गया है हमारे संविधान में, तो आयरलैंड से लिया गया है। कहाँ से, तो आयरलैंड से लिया गया है। तो ये डीपीएसपी का मतलब क्या होता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसको हिंदी में राज्य के नीति निर्देशक तत्व बोलते हैं। आखिर इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है ना कि सरकार कुछ ऐसा प्रावधान करे, सरकार ऐसा प्रावधान करे से जिससे जनता को क्या हो, कल्याण हो। ठीक है, और वो ऐसा नहीं है कि सरकार एकदम बाध्य रूप है, ऐसा नहीं कि एकदम सरकार पर एकदम है ये कि तुम तो करवे करोगे, नहीं, सरकार की मर्जी के ऊपर है। ये ऐसा प्रावधान करने के लिए कहता है कि आप ऐसा कुछ कानून बनाइए, नियम बनाइए, ठीक है ना, जिससे जनता को क्या हो, कल्याण हो, आपके मतलब जो राज्य है आपको कल्याणकारी राज्य बन सके। यहाँ पर राज्य कहने का मतलब कोई स्टेट नहीं है, यहाँ राज्य कहने का मतलब कोई क्षेत्र की बात हो रहा है। समझ में आ रहा है, ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब देखिएगा, अब हम आपको चीजों को अंदर तक रिलेट करते हैं। आपने पढ़ा होगा, जब डीपीएसपी पढ़ा होगा, तो आपने ये जाना होगा कि आर्टिकल 39 के क में क्या बोला गया है। आर्टिकल 39 के ए में, जिसको आप बोलते हैं, क्या बोला गया है कि निःशुल्क विधिक सहायता दिया जाएगा। जो भी गरीब व्यक्ति है उसको निःशुल्क विधिक सहायता दिया जाएगा, आर्टिकल 49 के क में बोला गया है। यानी आप ये जानते हैं कि जैसे में कोई व्यक्ति है और कोई व्यक्ति बहुत गरीब है और उसको कोर्ट केस हुआ है, तो कोर्ट केस हुआ है या कोई भी केस में वो बेचारा पड़ गया है, वो बेचारे के खाने के लाले भी पड़े हुए हैं या कुछ भी नहीं है, तो वो आप ये जानते हैं ना, या जानते हैं कि इसको सरकारी वकील दिया गया है। तो यही आर्टिकल तो है, समझ में आ रहा है ना। इसी आर्टिकल के तहत तो उसे एक सरकारी वकील प्रोवाइड किया जाता है। कोई भी व्यक्ति अब जो पैसे वाले व्यक्ति हैं, जो काफी हाई फाई है, वो प्राइवेट वकील लगते हैं, और जो पैसे वाले वकील नहीं है तो वो हायर करते हैं सरकारी वकील को ही कहते हैं कि हमें सरकारी वकील दिया जाए। समझ में आ गया, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, यानी न्याय की बातें चर्चा की गई है कि नहीं, इसमें न्याय की बातें आ रही है, आ रहा है ना, ठीक है। अच्छा, अब प्रस्तावना की अगर हम बात करते हैं, तो प्रस्तावना जब आप पढ़ते हैं कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक राज्य बनाने के लिए सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय, देखिए यहीं पे आ गया, बस यही चीज हम आपको बताना चाहते थे। न्याय के बारे में फिर यहाँ पे आया कि नहीं, न्याय क्या, सामाजिक, आर्थिक, सामाजिक न्याय, फिर उसके बाद में आर्थिक, फिर उसके बाद में राजनीतिक। देखिएगा, समझ में आ रहा है ना, ये तीनों यहाँ पे आपको न्याय आया कि नहीं आया, तो कहिए कि हाँ भाई आ तो गया। यानी कहने का मतलब क्या है कि इसमें जो बातें कही गई है, किसमें, प्रस्तावना में, वो बातें आपको इसमें भी देखने को मिल रही है, ठीक है, किसमें, डीपीएसपी में भी देखने को मिल रहा है। ऐसा एक ही बात नहीं है इसमें, और भी कई सारे बात है। जैसे मैं अब पूरा तो यहाँ पे हम चर्चा नहीं कर सकते क्योंकि हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन हम आपको यहाँ पे झलक दिखा दिया है, ठीक है। अब जैसे मैं आपको और बताते हैं, जैसे में आप जब प्रस्तावना पढ़ते हैं, तो प्रस्तावना में क्या बोला गया है, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास की स्वतंत्रता, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास और धर्म की स्वतंत्रता, इस सब के बारे में चर्चा किया गया है प्रस्तावना में, कि नहीं किया गया है, तो कहिए कि हाँ किया तो गया है, बिल्कुल कहा गया है, ठीक है। तो इसमें भी तो आप देख रहे हैं कि अभी हमने बोला क्या, ये डीपीएसपी में, कि डीपीएसपी में क्या प्रावधान किया गया है, कि इसके में ये भी बोला गया है कि जैसे में कोई सरकार है, तो कोई सरकार का मतलब क्या है, उसका कहने का मतलब क्या होता है कि जैसे में अब बिहार गवर्नमेंट है, तो बिहार गवर्नमेंट कोई ऐसा कानून बना ले जिससे उसके राज्य को क्या हो, कल्याणकारी हो, वहां के लोग को ज्यादा से ज्यादा सुविधा मिल सके, ठीक है। और यही प्रस्तावना में भी तो यही बात तो कहा जाता था ना कि हम कल्याणकारी राज्य बनाना चाहते हैं, ठीक है, लोकतांत्रिक राज्य बनाना चाहते हैं। जब प्रस्तावना को पूरी अच्छे तरीके से पढ़िएगा ना, तब आपको दोनों को कुछ ना कुछ आपको बहु बहु आपको देखने को मिल जाएगा। हमने यहाँ पे आपको आंख खोल दिया, फिर जाकर के देखिएगा, ठीक है, समझ में आ गया। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ये सब क्वेश्चन में थोड़े से दमखम रखते हैं, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। मौलिक अधिकार की अगर हम बात करते हैं, तो मौलिक अधिकार कहाँ से कहाँ तक है, 12 से 35 तक में दिया गया है, ये संविधान के द्वारा दिया गया है, ठीक है, ठीक है। फिर उसके बाद मौलिक कर्तव्य की बात बोलते हैं, तो 51 के क में दिया गया है, ठीक है, ये 51 के क में। अगर इसको भाग की बात करते हैं, तो इसके भाग के में है, तो भाग 3 में है, इसका भाग 4 के क में है, ठीक है। गांधीवादियन सिद्धांत जो है, ये गांधीवादियन सिद्धांत जो है, जो इसका प्रस्तावना का और ये डीपीएसपी का दोनों को मिलाया हुआ रूप है, ठीक है ना, तो ये तो ऐसे नहीं होगा। समझ में आ गया ना, आगे बढ़ते हैं। बोला क्या गया है कि संघ के कार्यकारिणी और संवैधानिक प्रमुख है, संघ के कार्यकारिणी और संवैधानिक प्रमुख। देखिएगा,
संवैधानिक प्रमुख के बारे में चर्चा किया गया है। तो हमने बताया था कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, आर्टिकल 52 में कहा गया है, ठीक है। और ये जो राष्ट्रपति होगा, कार्यपालिका का क्या होगा, संवैधानिक प्रमुख होगा। यानी प्रमुख कौन होगा, आर्टिकल कितना में कहा गया है, तो 53 में बोला गया है, ठीक है। 52 में भारत का एक राष्ट्रपति होगा, 53 में क्या होगा, संवैधानिक प्रमुख होगा। तो कौन, राष्ट्रपति प्रमुख होगा ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर आपके सामने अब दिखाई पड़ रहा होगा, आंसर क्या हो जाएगा, आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले पे। क्या बोला गया है कि क्या राष्ट्रपति एक मंत्री विशेष को हटा सकते हैं। देखिएगा, राष्ट्रपति जो है ना, राष्ट्रपति के बारे में बात करते हैं तो अभी हमने पढ़ा भारत का एक राष्ट्रपति होगा 52। देखिएगा, एक बार हम नहीं बताएंगे आर्टिकल, क्योंकि आर्टिकल याद करने में प्रॉब्लम होते हैं, ठीक है। तो हम बार बार आते चलेंगे, हम आपको बार बार बताते चलेंगे, इससे आपको याद हो जाएगा, ठीक है। और एकदम रटना नहीं है, एक दिन बैठ करके इससे इससे एकदम समझते हुए आगे बढ़ना। फिर 53 में हमने क्या बोला कि ये जो राष्ट्रपति जो होते हैं ये संवैधानिक प्रमुख होते हैं, ठीक है। अब हम एक बात यहाँ पे आर्टिकल और लिखते हैं, ये 74 के अनुसार क्या होता है कि 74 के अनुसार जो राष्ट्रपति काम करते हैं तो उसके काम करने के लिए किसका सलाह और मशवरा लिया जाता है, तो एक किसका, प्रधानमंत्री और जो मंत्रिमंडल होते हैं उसका सहारा लिया जाता है। तो ये आर्टिकल कैमा में बोला गया है, 74 में बोला गया है। और आर्टिकल 75 में क्या बोला गया है कि आर्टिकल 75 में बोला गया है कि ये प्रधानमंत्री की क्या करते हैं, नियुक्ति करते हैं। किसका, प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं, कौन, तो राष्ट्रपति, ठीक है। और प्रधानमंत्री की सहायता से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं, और वही प्रधानमंत्री के कहने पर अन्य मंत्री जो है उसको रफा दफा कर सकते हैं, घर से निकाल सकते हैं, निकल गेट आउट, ठीक है। तो ये किसके कहने पर, प्रधानमंत्री के कहने पर हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, केवल जब प्रधानमंत्री ऐसी सलाह देते हैं, हाँ बिल्कुल, अपना मन से राष्ट्रपति नहीं कर सकते हैं, ठीक है, जब प्रधानमंत्री कहते हैं तब। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए आगे क्या बोला गया है, जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पदभार ग्रहण करता है तो। अब देखिएगा, उपराष्ट्रपति के बारे में चर्चा आ गया है, तो अब हम उपराष्ट्रपति के बारे में देख लेते हैं, ठीक है। भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, आर्टिकल 63 में कहा गया है, ठीक है। भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, आर्टिकल 63 में कहा गया है। और 64 के अनुसार क्या होगा, यही उपराष्ट्रपति राज्यसभा का क्या होगा, पदेन सभापति होगा, ठीक है। और आर्टिकल 65 में क्या बोला गया है, आर्टिकल 65 में जब राष्ट्रपति नहीं है तो उस अवस्था में ये उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में काम करता है, ठीक है। उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में काम करता है, ठीक है। तो अब खुद बताइए, ये 64 में क्या बोला है, राज्यसभा का पदेन सभापति, यानी उपराष्ट्रपति जैसा कोई पद है, तो कहिए कि नहीं। उपराष्ट्रपति का उपराष्ट्रपति जैसा कोई कार्य है, तो नहीं, कोई कार्य नहीं है। इसका काम है राज्यसभा का सभापति के रूप में काम करना, ठीक है। अब ये जब अब राष्ट्रपति नहीं है, तब नहीं है, तो अब ये इसके जगह पे कौन आ जाएंगे, उपराष्ट्रपति आ जाएगा। अब उपराष्ट्रपति आ जाएगा तो अब उपराष्ट्रपति जो है राष्ट्रपति के रूप में काम करने लग गया, तब इसका पद तो खाली हो गया ना। किसका पद खाली हो गया, तो वो जो सभापति वाला था, ठीक है। तो सभापति वाला क्या होगा, पद खाली हो गया। अच्छा, तो आप ये बताइएगा कि सभापति वाला जब पद खाली हो गया तब वहां पे उसका काम कौन करेगा, उसके जगह पे कोई काम करने के लिए चाहिए ना कि नहीं चाहिए, तो हाँ बिल्कुल चाहिए। तो उसको काम करने के लिए कौन चाहिए, तो एक आप सुने होंगे कि उप सभापति वहां पे रहता है, कौन, उप सभापति, ठीक है। उप सभापति वहां पे रहता है, और जब उपराष्ट्रपति नहीं है तो यही उप सभापति वहां पे इसके बदले में काम करता है। समझ में आ गया, पूरी तरह से दिमाग में कॉन्सेंट्रेट हो गया, एकदम क्लियर हो गया ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले पे, अगला क्वेश्चन क्या बोला गया है। तो हाँ, अभी क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्या बोला गया है कि जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पदभार ग्रहण करता है तो राज्यसभा को दूसरा अध्यक्ष चुनना पड़ता है। नहीं 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 नहीं, ऐसा कोई बात नहीं, कहाँ से दूसरा अध्यक्ष चुन लेगा, उपसभापति तो बैठा हुआ है ना एक ठो। क्या बोला गया है, राज्यसभा का अध्यक्ष का पद खाली अवश्य रहना चाहिए। अब देखिएगा, राज्यसभा का जो अध्यक्ष का जो पद है वो तो खाली रह ही जाएगा, क्योंकि उसके जगह पे काम कौन कर रहा है, उपसभापति काम कर रहा है। और जैसे ही राष्ट्रपति जी आ जाएंगे, ठीक है, राष्ट्रपति जी जैसे ही वो व्यक्ति आ जाएंगे, तब ये व्यक्ति जो अभी राष्ट्रपति के रूप में काम कर रहा था, अब ये कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे आकर बैठ जाएगा, कहाँ पे, सभापति के वाला में आकर के बैठ जाएगा, ठीक है। जैसे ही ये व्यक्ति आ जाएगा, ये व्यक्ति कहाँ पे आकर बैठ जाएगा, सभापति वाला पद पे आकर के बैठ जाएगा। समझ में आ गया ना। तो इसका
सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा यही। अब देख लेते हैं आगे भी क्या बोला गया है। राज्यसभा के बैठकों की अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष, ये तो इसी फाजुले के बकवासे करिए रहा है, लोकसभा के अध्यक्ष कहाँ से कर देगा, ये तो इसी। आंसर इसके सबसे बढ़िया आंसर इसके आपके सामने कौन दिखाई दे रहा है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी दिखाई दे रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले पे। क्या बोला गया कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय न्यायपालिका का विशिष्ट अभिलक्षण नहीं है, यानी भारतीय न्यायपालिका यानी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के बारे में चर्चा किया गया है। आर्टिकल 214 क्या कहता है कि प्रत्येक राज्य का अपना एक उच्च न्यायालय होगा, और आर्टिकल 124 क्या कहता है कि सुप्रीम कोर्ट का स्थापना इसी आर्टिकल 124 के तहत में होता है। और आर्टिकल 129 क्या कहता है कि सुप्रीम कोर्ट जो है यानी न्यायालय जो है क्या है, अभिलेखीय न्यायालय है। अभिलेखीय न्यायालय कहने का मतलब क्या होता है कि उसका रिकॉर्ड रखा जाता है, सब सीक्वेंस में बने हुए हैं। ठीक है, ऊपर से लेकर के नीचे के क्रम में। ठीक है, अच्छा, नीचे का जो मामला होगा ऊपर जाएगा, और थोड़ा सा ऊपर का मामला होगा जब सीधा सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। ये सब यही कभी जब चर्चा होगा तो और अच्छे से बताएंगे। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या बोला कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय न्यायपालिका का विशिष्ट अभिलक्षण नहीं है, यह स्वतंत्र एवं मुक्त होता है। तो हाँ बिल्कुल स्वतंत्र तो है ही होता है, ऐसा थोड़ी नहीं कि किसी के दबाव में ये काम करता है, बिल्कुल नहीं। न्यायपालिका क्या होती है, न्यायपालिका जो होती है, देखिएगा अब यहाँ पे थोड़ा सा अब आपको बता देते हैं। एक होती है विधायिका, ठीक है, विधायिका, एक होती है क्या, न्यायपालिका। ठीक है, न्यायपालिका, और एक होती है क्या, कार्यपालिका। ठीक है, अब देखिएगा आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, विधायिका का मतलब क्या होता है, विधायिका का मतलब ये कानून बनाने का काम करती है। जैसे में संसद में जो भी व्यक्ति बैठे हुए हैं, जो सांसद अभी चुन करके गए हैं, सब विधायिका के अंतर्गत में आता है, कानून बनाने का काम करता है। कार्यपालिका में क्या हो गया, राष्ट्रपति हो गया, प्रधानमंत्री हो गया, ये सब व्यक्ति जो यानी मंत्री जैसे लोग हैं ना, कार्य कर रहे हैं, शासन कर रहे हैं, ठेठ में समझ जाइए, तो वो क्या है, कार्यपालिका के अंतर्गत में आ रहे हैं। ठीक है, अब ये न्यायपालिका क्या है, ये न्यायपालिका काम क्या करती है, सब तो अपना अपना काम कर रही है। तो अब क्या काम क्या करती है ना, कि अच्छा बेटा तुमने जो ये कानून बनाया है वो सही सही बनाया है कि नहीं बनाया है, इसका जांच करती है कौन, ये न्यायपालिका। और कार्यपालिका क्या करती है, कार्यपालिका जो विधायिका कानून बनाई है ना, उसको ये कार्यपालिका लागू करती है। समझ में आ गया ना। और ये न्यायपालिका कौन करती है कि तुमने कानून बनाया है, ठीक है ना, वो तुम सही से बनाया है कि नहीं बनाया है, और इसको भी लपेटे में रखती है, कार्यपालिका को भी लपेटे में रखती है कौन, ये न्यायपालिका। कि बेटा तुमने जो लागू किया है तो सही तरीके से लागू किया है कि ऐसा ही लागू कर दिया है। तो ये न्यायपालिका समझिए कि बॉस है, बॉस। समझ में आया, ये दोनों पर सब एकदम बढ़िया से रखती है। तो ये क्या स्वतंत्र है, तब तो ये दोनों पर नजर रखे हुए है बढ़िया से। अगर बंधन में रहता तो कैसे करता, समझ में आ गया ना। चलिए, तो ये तो अब समझ में आ गया कि ये स्वतंत्र एवं मुक्त होता है। तो हाँ जी बिल्कुल, ये संविधान का अंतिम व्याख्याकार है। हाँ, अगर संविधान में कोई बातें आपको समझ में नहीं आ रही हो, ठीक है, कुछ चीजें ऐसा हो जिस पर विवाद हो, तो जो सुप्रीम कोर्ट जो बोल देगा वही परम सत्य है। समझ में आया, क्योंकि अब पहले वाले तो व्यक्ति बचे नहीं हुए, अब तो ऊपर जा करके मिस कॉल दीजिएगा तब पहुंच नहीं पाइएगा। ठीक है, तो अब कौन बताएंगे, अब वही सुप्रीम कोर्ट जो बोलेगा वही सत्य होगा। ठीक है, तो ये भी सही है। अब क्या है, एकल समन्वित तंत्र, हाँ बिल्कुल, एक अभी हमने बोला कि एकल, जैसे में क्या होता है ना कि एक सीक्वेंस में बना हुआ, इसके ऊपर वो, उसके ऊपर वो, उसके ऊपर एकदम सबसे प्रमुख में कौन है, सुप्रीम कोर्ट है। ठीक है, समझ में आ गया। अच्छा, अब ये क्या होता है कि ये भी सही हो गया था। अब ये क्या है, सर्वोच्च विधि निर्माती संस्था है। अरे भाई भाई, कहाँ से पहुंचा दिए। अभी तो हमने बोला कि विधि निर्माण करने का काम कौन कौन कर रहा है, विधायिका कर रही है, यानी संसद काम कर रही है। तो ये तो बिल्कुल गलत हो गया ना। तो इसी को लपेटे में रखिए, आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, यही हो जाएगा। समझ में आया, आगे बढ़ते हैं। क्या बोला गया है कि वित्त के संदर्भ में संविधान के, अच्छा अच्छा, वित्त के संदर्भ में संविधान के बारे में बताया, जो क्या क्या बोला गया, वित्त के सॉरी, वित्त के संदर्भ में संविधान ने, अच्छा ऐसे बात बोला है। ठीक है, चलिए देखते हैं। अगर वित्त की बात हम बोल रहे, वित्त मतलब समझते हैं, वित्त मतलब कि वही कितना टैक्स देना है नहीं देना है, कितना उसको हिस्सा देना है नहीं देना है, कितना उसको अनुदान चाहिए कोई राज्य को नहीं चाहिए, इस सब के बारे में चर्चा किया गया है। ठीक है, अब देखिएगा क्या बोला गया, संविधान ने राज्यों के अनुकूल बंटवारा किया है। पहले हम चर्चा कर लेते हैं वित्त विधेयक का, तब आपको ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, अगर देखिएगा वित्त आयोग की अगर हम बात बोलते हैं, ये वित्त आयोग का गठन 5 साल पर किया जाता है। तो इसका गठन कौन करता है, 5 साल के लिए किया जाता है। तो इसका गठन कौन करते हैं, तो इसका गठन करते हैं राष्ट्रपति। कौन, तो राष्ट्रपति गठन करते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं, 5 साल के लिए करते हैं। ठीक है,
इसकी आर्टिकल 280 में इसका क्या किया गया है, चर्चा किया गया है। ठीक है, इसमें एक अध्यक्ष तथा 4 क्या होते हैं, सदस्य होते हैं। ये सब क्वेश्चन पूछे कभी भी जा सकते हैं। एक अध्यक्ष और 4 सदस्य होते हैं। इसका काम क्या होता है, कौन से राज्य को कितना टैक्स देना है, कौन से राज्य को कितना हिस्सेदारी देना है, ये सभी बातें किसमें किया गया है, तो ये वित्त आयोग काम करता है। वित्त आयोग का इसमें काम है। ठीक है, अच्छा, अब हम यही समझ में आ गया ना। अब क्वेश्चन बनेगा, राज्यों के अनुकूल बंटवारा किया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। केंद्र के अनुकूल बंटवारा किया है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। बंटवारा वित्त आयोग पर छोड़ दिया है। तो बिल्कुल, जिसमें वित्त के संदर्भ में संविधान ने क्या किया है कि जो बंटवारा का काम करेगा वो कौन करेगा, तो बंटवारा राज्यों के अनुकूल बंटवारा किया जाता है। तो क्या राज्य को कैसे बंटवारा किया नहीं करेगा, इसका काम कैसे पता चलेगा, तो ये तो भी तो नहीं हो अभी, जिसमें अगर नहीं समझ में आ रहा था ऑप्शन में आगे बढ़िए। ठीक है, केंद्र के अनुकूल बंटवारा किया जाता है, बंटवारा वित्त आयोग पर छोड़ दिया जाता है। हाँ बिल्कुल, ये सबसे ज्यादा आंसर सटीक है, सही है कि वित्त आयोग पर छोड़ दिया जाता है। और वित्त आयोग क्या करता है, ये सिफारिश करता है कहाँ पे, वही संसद के सदन में जाकर के सिफारिश करता है कि हाँ आपको इस राज्य को इतना मतलब कि क्या होना चाहिए, हिस्सेदारी देना चाहिए। कोई राज्य गरीब है या कुछ और उसको जरूरत है, ठीक है, तो उसको इतना मिलना चाहिए। और ये जो सिफारिश है सरकार के लिए बाध्यकारी नहीं है। अब एक बात और बताते हैं, अब ये जो वित्त आयोग जो है, वित्त आयोग अपना रिपोर्ट पेश करेगा, तो कहे कि हाँ बिल्कुल पेश करेगा। तो ये रिपोर्ट पेश किसको करेगा भाई, तो ये रिपोर्ट पेश करेगा राष्ट्रपति को। किसको, डायरेक्ट राष्ट्रपति को देगा, कोई नेता पेता के नहीं देगा। ठीक है ना, डायरेक्ट राष्ट्रपति को देगा। अब ये राष्ट्रपति जो होगी, ये संसद के दोनों सदन के पटल पर रखवाती है। ठीक है, इस संसद के दोनों सदन के पटल पर रखवाती है। कौन, तो यही रखवाती है राष्ट्रपति जी। समझ में आया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए आगे। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्या बोला गया कि ग्राम सभा का सदस्य सामान्यतः कौन होता है। देखिएगा, ग्राम सभा का सदस्य की अगर बात करते हैं तो ये ग्राम पंचायत के अंतर्गत में सब आता है, ग्राम पंचायत। ठीक है, तो ग्राम पंचायत का गठन और कौन से आर्टिकल के तहत होता है, तो कहिए कि आर्टिकल 40 के तहत क्या होता है, ग्राम पंचायत का गठन किया जाता है। अब अगर इसके संवैधानिक प्रावधान को देखें तो 73वां संविधान संशोधन होता है। तो कब होता है, 1992 ईस्वी में। ठीक है, 73वां संविधान संशोधन क्या होता है, तो ये पंचायती राज से संबंधित है। कौन से राज से संबंधित है, तो पंचायती राज, जिसको लोकल गवर्नमेंट बोलते हैं। ठीक है, पंचायती राज से संबंधित है, जिसको स्थानीय सरकार भी बोलते हैं। ठीक है, अगर बात करते हैं इसे लागू कब किया गया था, तो लागू की अगर हम बात बोलते हैं तो इसे लागू किया गया था 24 अप्रैल 1993 को, जिसके चलते 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। समझ में आ रहा है, तो कहिए कि हाँ जी समझ में तो आ रहा है। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत है, तो कहिए कि नहीं, समझ में भी आ रहा है, दिक्कत भी नहीं है। अच्छा, अब हम और एक चीज और आपको बताते हैं। क्या, पंचायती राज के बारे में देख लिया। अब ये पंचायती राज जो है, इसका अनुसूची में कौन में चर्चा किया गया है, तो इसके 11वें अनुसूची में चर्चा किया गया है। और 12वें अनुसूची में ये नगर पालिका का चर्चा किया गया है, नगर पालिका का चर्चा किया गया है। तो 11वें अनुसूची की बात करते हैं तो 11वें अनुसूची में क्या चर्चा किया गया है, पंचायती राज का। कितने विषय हैं इसमें, तो 29 गो विषय है। ठीक है, समझ में आ रहा है। और इसमें विषय की बात करते हैं तो इसमें 18 विषय है। ठीक है, तो अब हमें समझ में आ गया यहाँ तक। अगर हमें अभी हमें पढ़ना है ग्राम सभा के बारे में दिया है, तो ग्राम सभा के जितने भी संरचना है, इसको पैसा कहाँ से आएगा, क्या होना चाहिए, सब कुछ विघटन वगैरह सब जो आर्टिकल में दिया गया है, ये 243 में दिया गया है। कब, आर्टिकल 243 ए से पढ़िएगा स्टार्ट, एकदम 16 को इसमें आपको मिलेंगे। ठीक है, विशेष चर्चा तो आपको विशेष में ही किया जाएगा। तो ये आर्टिकल 243 में इसका चर्चा किया गया है। और इसमें जो शामिल कौन होते हैं, ग्राम सभा के सदस्य कौन हो सकते हैं, ठीक है, ये पूछा गया है ना। तो ये पूछा गया है, तो आपको जिसमें अब जिसमें जिसके पास वोटर आईडी है वही हो गया ना, ऐसा थोड़ी है कि बिना वोटर आईडी वाला हो जाएगा, बिना वोटर आईडी वाला तो होगा नहीं। तो बस अब चलिए अब क्वेश्चन पर देखते हैं। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, ग्राम सभा का सदस्य सामान्यतः कौन होता है, तो देखिएगा, संबंधित ग्रामों के परिवारों के मुखिया व गण। परिवार के मुखिया और गण कहाँ से, तो वैसे ही खत्म हो गया। ठीक है, संबंधित ग्रामों में समस्त मतदाता, ये मतदाता मतलब समझ, जिसके पास वोटर आईडी वोट करने वाले हैं उसके बारे में बोला। ग्रामों में समस्त वयस्क पुरुषगण। अच्छा, आप ही बताइए कि समस्त पुरुषगण कैसे हो सकता है। मान लें कि वयस्क है, वयस्क है, वयस्क मतलब बड़ा होता है, वयस्क बड़ा है लेकिन वोटर आईडी नहीं है, बताते नहीं है, तो क्या वो सदस्य होगा, ये तो इसी खत्म हो गया। नामित सदस्य, नहीं नहीं ऐसा भी नहीं है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो गया, आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो गया। समझ में आ गया। देखिएगा, अब यहाँ पे एक तो अभी ध्यान में आ गया, जैसे में अभी हमने क्या पढ़ा कि केंद्र में वित्त आयोग का जो स्थापना होता है आर्टिकल 200 कितने के तहत में, 80 के तहत में। ठीक है,
और राज्य में भी अगर हम बात करते हैं तो राज्य में 243 बाई के तहत और 243 आई के तहत, कब 243 आई के तहत राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाता है। तो इसका गठन कौन करता है? वहां तो राष्ट्रपति कर रहा था, तो यहाँ पे कौन कर रहा था? तो यहाँ पे करता है कौन? तो यहाँ पे करता है राज्यपाल। कौन? तो राज्यपाल करता है, ठीक है। और जो पंचायत वगैरह नगर पालिका ये सब के पैसा मिलता है, यही राज्य वित्त आयोग के सिफारिश पर पैसा मिलता है। समझ में आ गया ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या बोला गया है, इसका आंसर भी तो समझ में आ गया। अब क्या बोला गया है कि भारत में मतदाताओं का पंजीकरण करवाना उत्तरदायी है। अब देखिएगा, मतदाता का पंजीकरण यानी वोटर का पंजीकरण करवाना किसके लिए ज्यादा जरूरी है? इलेक्शन कमीशन, क्योंकि इलेक्शन कमीशन का ही काम क्या है? तो इलेक्शन कमीशन की बात करते हैं तो इसका चर्चा कब से किया गया है? तो 324 से लेकर के 329 में चर्चा किया गया है इलेक्शन कमीशन का, यानी भारत के निर्वाचन आयोग का चर्चा किया गया है, ठीक है। अच्छा, इसमें एक गो मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं और दो गो चुनाव आयुक्त होते हैं, ठीक है। एक मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं और दो ठो क्या होते हैं? चुनाव आयुक्त होते हैं, ठीक है। अगर हम बात करते हैं भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो केसी नियोगी थे। कौन थे? केसी नियोगी थे, ठीक है, केसी नियोगी थे। अब समझ में आ गया। अभी की हम बात कर रहे हैं तो अभी कौन है? राजीव कुमार है, ठीक है। अभी कौन है? तो राजीव जी है। अच्छा, यहाँ तक तो ठीक है। अब हमें बात करना है कि इसका काम क्या है। देखिएगा, इसका काम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये इलेक्शन कमीशन का काम क्या है ना, कि देखो राष्ट्रपति का चुनाव करवाता है यानी प्रेसिडेंट का, वाइस प्रेसिडेंट का, ठीक है। फिर उसके बाद में लेजिस्लेटिव असेंबली का, लेजिस्लेटिव असेंबली मतलब समझ रहे हैं। फिर उसके बाद में देखिएगा लेजिस्लेटिव असेंबली हो गया, और फिर इसके देखिए ये विधानसभा हो गया और एक ठो विधान परिषद हो गया, इसका भी चुनाव करवाता है। ये सबका चुनाव कौन करवाता है? तो ये सबका चुनाव करवाता है भारत के निर्वाचन आयोग, ठीक है। तो क्या सिर्फ चुनाव ही करवाना इसका काम है? और भी काम है, बताते हैं। जो पार्टी होती है तो पार्टी को मान्यता प्राप्त दिया जाता है, तो इसका पार्टी का मान्यता प्राप्त देने का काम कौन करता है? तो यही करता है निर्वाचन आयोग। फिर जो चुनाव चिन्ह जो दिया जाता है पार्टी को, तो पार्टी को चुनाव चिन्ह देने का काम कौन करता है? यही करता है। और इसको घोषणा और घोषणा रद्द करने का काम भी यही करता है। कौन? तो यही चुनाव आयोग करता है, ठीक है। और वोटर आईडी को, वोटर आईडी वोटर ये मतदाताओं को वोटर आईडी बनवाने के लिए कौन जिम्मेदार है? तो यही चुनाव आयोग ही जिम्मेदार है, यही बना करके देता है, ठीक है। आपके जब घर पे वोटर या आपके वोटर आईडी होंगे तो आप उस पर देखे होंगे भारत निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, वहां पे आपको देखे हुए मिलेगा, ठीक है। समझ में आ गया कौन जिम्मेदार है? तो निर्वाचन आयोग। इसका आंसर क्या हो जाएगा? समझ में आ गया? आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक। चलिए आगे क्या बोला गया है कि भारत के संघ में सिक्किम एक राज्य संशोधन अधिनियम में कब शामिल हुआ? अब देखिएगा, सिक्किम की अगर बात करते हैं तो एक होता है ये 35वां संविधान संशोधन होता है। तो इसमें क्या हो गया कि एक प्रावधान रखा गया, लेकिन इसके तहत अभी पूरी तरह से भारत में शामिल नहीं हुआ था। 36वां संविधान संशोधन होता है 1975 ईस्वी में, जिसके तहत में क्या होता है कि सिक्किम को भारत का पूर्ण राज्य बना दिया जाता है, ठीक है। भारत का पूर्ण राज्य कब बना दिया जाता है? तो वहाँ पे ऑप्शन में रहेगा 35-36 दोनों, ध्यान दीजिएगा, 35वां में नहीं। पूर्ण रूप से कब बनता है? तो 36वां संविधान संशोधन होता है, उसके तहत सिक्किम भारत का अंग बन जाता है, ठीक है। चलिए, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। समझ में आ गया ना? आंसर ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़ते हैं अगले पे। क्या बोला गया? भारत का संघ। जब आप अनुच्छेद पढ़ते होंगे, भाग पढ़ते होंगे, तो उसमें आपको पहले अनुच्छेद में क्या मिल लिखा गया है कि भारत राज्यों का संघ है, ठीक है, ठीक है। फिर उसके बाद में आप क्या क्या बोलते हैं? फिर उसके बाद अनुसूची पढ़ते हैं तो अनुसूची में भी बोला गया है, ठीक है। फिर आर्टिकल पढ़ते हैं तो इंडिया दैट इज भारत आपको ऐसा सुनने को मिलता होगा। तो भारत का संघ कहने का मतलब क्या होता है? संघ कहने का मतलब क्या होता है कि संघ शासित प्रदेश भी तो है ही है, उसके जो राज्य क्षेत्र के जितने भी अंतर्गत में आते हैं वो सभी को मिला करके सम्मिलित रूप से ये बोला गया है संघ है जो। समझ में आ गया ना? तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? भारत का क्षेत्र पर्यायवाची है। पता नहीं क्या बोल रहा है, इसको तो काटिए। उन राज्यों को समाहित करता है जो संघीय व्यवस्था के सदस्य हैं, ऐसा कुछ बात नहीं है। भारत के राज्यों एवं संघ शासित प्रदेशों को शामिल किए गए हैं, बिल्कुल ये सही हो गया। इसका आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले पे। क्या बोला गया है? अगले पे देखते हैं क्या बोला गया है कि शीर्षक स्वतंत्रता का अधिकार वर्णित अधिकार सम्मिलित नहीं है। अब देखिएगा, अधिकार के बारे में बात करते हैं, यानी मौलिक अधिकार के बारे में बात करते हैं। तो मौलिक अधिकार कहाँ से कहाँ तक? 12 से 35 तक हुए। इसे मैग्ना कार्टा का संज्ञा दिया गया है। तो पूछा है कि मैग्ना कार्टा का संज्ञा किसे दिया गया है? तो मौलिक अधिकार को दिया गया है। 12 से लेकर के 35 तक में है। अब देखिएगा, अब 36 से 51 तक में तो डीपीएसपी है। अब देखिएगा, 14 से 18 तक में समता का अधिकार है। किसका अधिकार है? तो समता का अधिकार है।
ठीक है। फिर उसके बाद में 19 से 22 से तक में क्या है, तो 19 से 22 तक में स्वतंत्रता का अधिकार है, किसका, तो स्वतंत्रता का अधिकार। फिर उसके बाद में 23 से 24 के बीच में क्या है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है। फिर उसके बाद में 25 से 28 के बीच में क्या है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। फिर 29 से 30 के बीच में क्या है, अल्पसंख्यकों को, ठीक है, सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है 29 से 30 में, ठीक है। और 32 में संवैधानिक उपचार का अधिकार दिया गया है। यहाँ तक तो अधिकार था, हम आपने बता दिया। यहाँ तक तो अधिकार समझ में आ गया ना, ठीक है। चीजों को पहले देखते हुए चलिए, फिर उसके बाद क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या बोला गया है। कुछ मामले में गिरफ्तारी एवं निषोध से बचाव। तो देखिएगा, ये जो आपको चर्चा किया, जिसमें अभी हमने चर्चा किया 19 से लेकर के 22 तक, तो इसमें क्या बोला गया है, स्वतंत्रता का अधिकार। तो स्वतंत्रता का अधिकार, तो यही आर्टिकल, यानी इसमें 20 भी आएगा। तो 20 में बोला क्या गया है कि दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण आपको दिया जाएगा। अगर कोई व्यक्ति आपको अरेस्ट कर रहा है या कोई पुलिस आपको अरेस्ट कर रही है, तो सबसे पहले उसको तो कारण बताना होगा कि आप मुझे अरेस्ट क्यों कर रहे हो, ठीक है। सबसे पहले उसे कारण बताना होगा। कारण बताने के साथ साथ में अगर आपने अरेस्ट कर लिया है, तो फिर आपको उसको 24 घंटा के अंदर उसे कहाँ पे पेश करना होगा, कोर्ट में, कोई या तो कोई नजदीकी मजिस्ट्रेट के पास में उसको पेश करना पड़ेगा, ठीक है। और फिर उसको अपने पेरेंट्स से बात करने के लिए, उसको, अगर आपके पास मोबाइल नहीं है और आप उसे मांग भी कर सकते हैं कि आप हमें मोबाइल दीजिए, तो वो मोबाइल भी देगा, ठीक है। यानी बात करने के लिए हमें सूचना घर पे तो देना है ना, हम कैसे बताएंगे कि हम अरेस्ट हो गए हैं, ठीक है। और 24 घंटा के अंदर आपको किसी पेश करेगा, ठीक है। और वकील की भी सुविधा आपको दिया जाएगा। तो ये दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, ये आर्टिकल 20 में इसका चर्चा किया गया है, ठीक है। तो समझ में आ गया। तो ये तो होगा नहीं, नहीं किया गया है, तो ये तो होगा नहीं, ये तो किया गया है, तो ये तो आंसर नहीं होगा। फिर उसके बाद में भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। तो देखिएगा, आर्टिकल 19 के 1 के ए में क्या बोला गया है कि भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में चर्चा किया गया है, ठीक है। आगे देखते हैं, तो ये भी नहीं होगा, ये भी तो हमें नहीं पूछा गया है, तो ये दोनों तो नहीं होगा। जीवन का व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, जीवन का व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार आपको दिया गया है, ठीक है। जीवन के व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात करते हैं, तो हमें किस तरीके से जीना है, एकांत में आवास करना है, नहीं करना है, वो आर्टिकल आपको 21 में दिया गया। यानी जीवन के अधिकार जो है आपको कहाँ में, आर्टिकल 21 में आपको देखने को मिलता है। तो ये भी है। विवेक की स्वतंत्रता, ये कहीं भी आपने हमें चर्चा किया विवेक की स्वतंत्रता का, इसको सबसे पहले हमारी नहीं पूछा था, यही आंसर है। आगे बढ़ते हैं अगले पे। क्या बोला गया है, एकत्रित होने के नागरिकों के अधिकार पर लागू बुनियादी शर्त यह है कि सभा होनी चाहिए। देखिएगा, अभी हमने चर्चा किया था क्या, आर्टिकल 19 का एक का ए, एक का एक क्या कहा था, एक का एक क्या बोला था कि वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ठीक है। और वही 19 के 1 के बी में क्या बोला गया है कि शांतिपूर्वक, कैसे, शांतिपूर्वक सभा और क्या करने के सभा करने की स्वतंत्रता, शांतिपूर्वक और कैसे, बिना हथियार के। ऐसा नहीं कि हम हथियार ले लिए हैं और 4 गो के एकदम कान भिड़ाए हुए हैं कनपट्टा पे और कह रहे हैं कि हम तो शांतिपूर्वक तो है ही है, कहाँ कुछ हल्ला मचाल रहे हैं, ठीक है। ऐसा बिल्कुल नहीं। आप बिना बंदूक के ऐसा काम कर सकते हैं, बिना शस्त्र के ऐसा काम कर सकते हैं, ठीक है। शांतिपूर्वक आप सभा का क्या कर सकते हैं, आयोजन कर सकते हैं। ये आर्टिकल 19 के बी में बोला गया है। आर्टिकल 19 के 1 के बी में बोला गया है। तो कोई नेता जो आपके पास आता है या कोई व्यक्ति सभा करता है या कोई बाबा वगैरह सभा कर रहे हैं, तो वो कौन से आर्टिकल का उपयोग कर रहे हैं, तो यही 19 के 1 के बी का उपयोग कर रहे हैं। समझ में आ गया ना, ठीक है। चलिए, तो ये भी तो हो गया। तो अब हम ऑप्शन ऑप्शन पे चलते हैं। रचनात्मक उद्देश्यों के लिए, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं, हमने ये चीज बस चर्चा नहीं किया। शांतिपूर्वक और शस्त्र विहीन होना चाहिए, हाँ बिल्कुल, अभी हमने चर्चा किया कि शांतिपूर्वक होना चाहिए और बिना बंदूक के होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्या बोला गया कि भारतीय संविधान घोषणा करता है कि जीवन और स्वतंत्रता की रक्षा। देखिएगा, भारतीय, अभी हमने क्या बोला, जीवन का अधिकार कौन से है, आर्टिकल 21 में दिया गया है। यानी किसी भी व्यक्ति को मरने का अधिकार हमारा संविधान नहीं देता है, ठीक है। लेकिन उसी में एक चीज को ऐड किया गया है, ऐड क्या किया गया है कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से आप प्राण लिया जा सकता है। मतलब अगर कोई व्यक्ति है, तो कोई व्यक्ति है तो वो कोई सजा का हकदार अगर है, तो जैसे में अब फांसी पड़ रहा है, तो फांसी में अब एक ठो अभी हमने क्या बोला कि विधि द्वारा स्थापित, यानी कानून ने ऐसा प्रावधान बनाया है
तब उस व्यक्ति को क्या फांसी दिया जा सकता है, ठीक है, यानी कानून ने ऐसा प्रावधान बनाया है तब। ऐसे तो हमारा आर्टिकल 21 क्या कहता है कि किसी भी व्यक्ति को मरने का भी अधिकार नहीं है। जैसे में कोई व्यक्ति अगर मर जाता है, सुसाइड कर लेता है, तो आज देखते हो कि दनादन पुलिस वहां पे पहुंच जाती है कि नहीं पहुंच जाती है, तो कि हाँ बिल्कुल पहुंच जाती है। तो क्यों? क्योंकि हमारा संविधान मरने का अधिकार नहीं देता है, जीने का अधिकार देता है, ठीक है। क्योंकि अगर वो मरा हुआ तो हो सकता है कोई उसे उकसाया होगा मारने के लिए कि तुम मर जाओ, बहुत तरह के बातें किया होगा, न जाने क्या क्या, इसीलिए हमारा संविधान कहता है कि नहीं, मरने का अधिकार किसी को नहीं दिया गया है, ठीक है। अच्छा, यहाँ तक तो समझ में आ गया। और हमें क्या बोला गया है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। हाँ, हम चर्चा क्या कर रहे थे, चर्चा यही कर रहे थे कि इस जैसे में अब किसी व्यक्ति को फांसी पड़ रहा है, तो फांसी पड़ रहा है तो उसके लिए क्या किया गया है, विधि बनाया गया है कि कोई जो प्रावधान होगा सजा का, उसके तहत उसे दिया जा रहा है। तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुरूप जो होगा, जो जीने का अधिकार जो है आर्टिकल 21 के तहत जो दिया गया है, जिसमें अभी अब नहीं समझ में आ रहा होगा, हम समझाते हैं आपको क्या हो सकता है। जो देखिए, जैसे में आर्टिकल 21 क्या बोलता है, आर्टिकल 21 बोलता है जीने का अधिकार, मरने का अधिकार कोई आपको मारने मतलब कि मरने का अधिकार नहीं है, ठीक है। अब तो आप कहिए कि ठीक है, आप बता रहे हो कि ठीक है, तो किसी व्यक्ति को फांसी पड़ता है, तो ये फांसी पड़ता है, तो ये फांसी जब पड़ रहा है, तो ये व्यक्ति आर्टिकल 21 का उपयोग करके सुप्रीम कोर्ट में काहे नहीं चला जाता है? क्योंकि हमारा संविधान कहता है कि मरने का अधिकार नहीं है, तो हमारा हमें हमें सरकार के लोग ही फांसी देने पर क्यों उतारू हो गए हैं? ऐसा क्वेश्चन आपके दिमाग में उबज रहा है कि नहीं उबज रहा है? बिल्कुल कहिएगा कि जब आर्टिकल 21 हमें कहता है कि मरने का अधिकार किसी को नहीं दिया गया है, तो ठीक है, अच्छी बात है। तो जो व्यक्ति को फांसी की सजा हुआ है, तो वह व्यक्ति आर्टिकल 21 का उपयोग करके सुप्रीम कोर्ट काहे नहीं चल जाता है? चल जाना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट में जाकर कहना चाहिए कि देखिए आर्टिकल 21 में लिखा गया है कि किसी व्यक्ति को मरने का अधिकार नहीं है, अब सरकार जो है हमें फांसी दे रही है। तो अभी यही ना बोले कि एक उसके नीचे भी एक बात लिखा गया है कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो है उसके अनुसार वो प्राण, जो जीवन आपको दिया गया है, वो छीना जा सकता है। समझ में आ गया ना? ठीक है, यही तो, ये विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये लिया गया है जापान से। कहाँ से लिया गया है? तो ये जापान से लिया गया है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन थोड़े से मस्त है, ठीक है। अब क्या बोला गया है, भारत का एकमात्र राज्य कौन सा है जहां समान आचार संहिता यानी कॉमन सिविल कोड, यानी समान आचार संहिता के बारे में बात करता है, वहां सभी के लिए कानून एक समान है, ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि अलग अलग है, ठीक है। तो ये आप पढ़ेंगे, उसके बारे में विशेष चर्चा किया जाएगा। आपने सुना होगा कि ये समान आचार संहिता यानी कॉमन सिविल कोड, ये जो वाला चुनाव हुआ ना, अभी खत्म हुआ, बहुत काफी ज्यादा मुद्दा में था कि लागू किया जाएगा देश में, पर क्या हुआ नहीं हुआ, ठीक है। क्योंकि हिंदू और मुस्लिम की अगर बात करते हैं, तो हिंदू और मुस्लिम में जो अलग अलग प्रावधान है, ठीक है ना, जो सजे होते हैं, जिसमें आप शादी विवाह को अगर देख लेते हैं, तो उसको में सजे के प्रावधान अलग अलग तरीके से होते हैं, तो यही एक जैसा करना था, ठीक है। तो अभी तो हो पा रहे हैं, लेकिन एक राज्य अभी है वहां पे लागू है, वो राज्य कौन सा है? तो ये राज्य है गोवा, ठीक है। ये राज्य कौन सा है? गोवा। तो क्या इंडियन सरकार ने किया ऐसा? नहीं, ये पहले से था, ये पुर्तगाली ही ऐसा करके गया था, ठीक है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? आंसर ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भारत में प्रधानमंत्री के कार्यकाल की अवधि कितनी है? अब देखिएगा, भारत में प्रधानमंत्री के कार्यकाल की अवधि की अगर हम बात करते हैं, तो देखिएगा, ऐसे तो समानतः 5 वर्ष के लिए सरकार बनता है, लेकिन अब ऑप्शन पे देखिए, ऑप्शन पे क्या बोला गया है, क्योंकि ऑप्शन के हिसाब से चलना पड़ेगा। 5 वर्ष, खैर रहने दीजिए, ठीक, मतलब ये पहले दिया गया है, आप लेकिन आगे मार करके निकल जाएगा, ठीक है, बर्दाश्त कीजिए थोड़ा सा। जब तक लोकसभा में प्रधानमंत्री सबसे बड़े दल का नेता है, आगे बढ़िए, आगे बढ़िए, ठीक है, यह राष्ट्रपति के निर्देश पर निर्भर करता है, आगे बढ़ते जाइए, समझ में आ जाएगा आपको। जब तक प्रधानमंत्री लोकसभा का विश्वास प्राप्त किए रहता है, देखिएगा, अब आप छाटने की कोशिश कीजिएगा। 5 वर्ष तो होता है समानता, लेकिन इसको नहीं हम रखेंगे, क्योंकि ऑप्शन में सबसे श्रेष्ठ जो रहेगा उसी को तो रखना है। फिर दूसरा में देखते हैं कि लोकसभा में प्रधानमंत्री सबसे बड़ा दल, मान लीजिए कि अभी 200, हमें 273 सीट पे क्या होता है, बहुमत हासिल करना है, ठीक है, होता है 273 सीट पर। मान के चलिए कि बीजेपी की, जो अभी की हम बात सिचुएशन की बात करते हैं, तो अभी उसके पास में कितना सीट है? 240। क्या ये बहुमत के आंकड़े को छुए हुए है? तो कहिए कि नहीं, नहीं ना। अब जो विरोधी वाली पार्टियां है, तो विरोधी वाली पार्टियां क्या कर रही है कि सभी दल को मिल करके ये बहुमत के आंकड़ा छू दी है। तो अब खुद बताइए कि किसके पार्टी की सरकार बनेगी? जो विश्वास मत हासिल करेगा लोकसभा में, तो उसी का ना बनेगा। ये सबसे बड़ा दल होते हुए भी सरकार बना पाया? तो कहिए कि नहीं बना पाया। लेकिन अदर जो था वो क्या क्या बना लिया,
विश्वास मत जो हासिल करेगा वो, तो अब खुद बताइए कि सबसे बेस्ट आंसर यहाँ पे कौन होना चाहिए? तो विश्वास मत प्राप्त किया रहता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा, आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4। समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या बोला गया है कि यदि महालेखा परीक्षक त्याग पत्र देना चाहता है तो वह त्याग पत्र किसको देगा? अब देखा, महालेखा परीक्षक की बात किया गया है, कंप्ट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के बारे में बात किया गया है। तो इसका आर्टिकल का चर्चा कौन में किया गया है? तो आर्टिकल 148 में किया गया है। तो इसका काम क्या है? तो इसका काम है, नामे है परीक्षक, ठीक है। महालेखा परीक्षक यानी लेखा जोखा एकदम पूरा तरीके से जांच पड़ताल करता है कि सरकार कौन से अच्छे से काम कर रही है, मतलब कि सरकार जो खर्च कर रही है पैसा, या सरकारी कंपनियां जो है वो पैसा खर्च कर रही है तो वो सही तरीके से खर्च कर रही है, कहाँ पे घोटाला हुआ है नहीं हुआ है, ये सब का जांच करती है कौन? तो यही महालेखा परीक्षा नियंत्रक, ठीक है। अब ये महालेखा परीक्षक नियंत्रक की एक रिपोर्ट पेश करती है, और रिपोर्ट पेश करती है, इस रिपोर्ट का जांच कौन करता है? तो यही रिपोर्ट का पेश का जांच कौन करता है? तो लोक लेखा समिति। कौन? लोक लेखा समिति। तो लोक लेखा समिति का स्थापना कब होता है? तो 1921 ईस्वी में इसका स्थापना होता है। इसमें कितने सदस्य हैं? तो 22 सदस्य हैं, 15 को लोकसभा से और 7 को राज्यसभा से, ठीक है। समझ में आ गया ना? आगे बढ़ते हैं। हमें पूछा क्या गया है कि त्याग पत्र किसको देता है? तो यह त्याग पत्र किसको देता है? तो सबसे पहले इसको नियुक्ति के बारे में देख लेते हैं। तो महालेखा परीक्षा की नियुक्ति कौन करता है? तो नियुक्ति की अगर हम बात करते हैं तो इसका नियुक्ति करता है कौन? राष्ट्रपति। कौन? राष्ट्रपति। और त्याग पत्र किसको देगा? तो यही राष्ट्रपति को देगा, ठीक है। समझ में आ गया? भीचा में घुस गया? तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले पे चलते हैं। क्या बोला गया है कि समस्त महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते हैं, यानी जो महत्वपूर्ण निर्णय लिया जाएगा तो कितना बढ़िया बढ़िया आदमी के साथ में बैठ करके लिया जाएगा, यानी कैबिनेट मंत्री के साथ में बैठ करके लिया जाएगा। क्या ऐसा हो सकता है ना? तो हाँ, तो प्रधानमंत्री के द्वारा, खाली प्रधानमंत्री के द्वारा, तो कैबिनेट मंत्री वहां पे काहे को बैठे हुए हैं? जैसे में कैबिनेट मंत्री में जैसे में राजनाथ सिंह है, मोटा भाई है, ठीक है, एस जयशंकर साहब हैं, ये सब जो है, तो ये सब कैबिनेट मंत्री सभी जो 15-20 को जो टीम जो होती है ना, वो सभी मिल करके डिसीजन लेते हैं, ठीक है। और तो समझेंगे, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो ठीक है, आगे बढ़ते हो गया। अब क्या बोला गया है कि एक धन विधेयक और एक वित्त विधेयक में अंतर क्या है? देखिएगा, ऐसे तो ऐसे टॉपिक थोड़ा बढ़िया है, तो ऐसे टॉपिक थोड़ा लंबे पड़ जाते हैं, तो अब यहाँ तो पूरी तरह से डिस्कस नहीं कर पाएंगे, लेकिन हम फिर आपको इतना डिस्कस कर देंगे कि आपको समझ में आ जाए। देखिएगा, धन विधेयक की अगर हम बात बोलते हैं, एक तरफ लिखते हैं धन विधेयक और एक तरफ लिखते हैं वित्त विधेयक। धन विधेयक की अगर बात करते हैं तो इसका चर्चा कितना में किया गया है? तो आर्टिकल 110 में चर्चा किया गया है, ठीक है। और प्रक्रिया जो है वो क्या 9 में है, 109 में। धन विधेयक की जो प्रक्रिया होती है वो 9 में है, लेकिन धन विधेयक की चर्चा कहाँ पे है? 110 में। वित्त विधेयक की बात करते हैं तो 117 में, आर्टिकल 117 में इसका चर्चा किया गया है। यहाँ तक तो क्लियर है। देखिए, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन लेता है? तो इसका निर्णय लेता है लोकसभा के अध्यक्ष, यानी लोकसभा के स्पीकर, ठीक है। तो सबसे पहले आपको लग रहा होगा, अरे यार ये हमें समझ में नहीं, धन विधेयक वित्त विधेयक होता क्या है? पहले ये बताओ, ये तो अंतर अब बता रहे हो, होता क्या है? देखो, धन विधेयक में क्या है, जिसमें पैसा कौड़ी की मामला जैसे ही आ जाए, जिसमें इतना टैक्स इतना है, इतना कर इतना है, ठीक है, ये सब जिसमें पैसा कौड़ी के बारे में थोड़ा सा भी उस वित्त विधेयक में चर्चा किया गया है, ठीक है ना, तो समझ जाइए कि वो ये सॉरी वित्त विधेयक बोले, धन विधेयक में किया गया है, तो समझ जाइए कि क्या है, वो धन विधेयक है, ठीक है। और इसको तो खाली हामी भरना है स्पीकर को कि हाँ हाँ ये धन विधेयक है, क्योंकि हामी तो वही भरेगा ना कि हाँ हाँ ये धन विधेयक है। नहीं है, अगर हाँ कह दिया कि धन विधेयक है तब होगा, ठीक है ना। अगर आप उनके जो वो कैसे कहते हैं कि अगर रात को भी दिन बता देते तो एकदम हाँ तो हाँ सही है, उसी तरह से ये भी है कि अगर स्पीकर नहीं है बोल दिया कि धन विधेयक है तो हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया। लेकिन ये जो होते हैं वित्त विधेयक, ये जनरल होते हैं, ठीक है। अगर हम बात करते हैं ये धन विधेयक में, तो धन विधेयक में सबसे ज्यादा पावर किसको दिया गया है? लोकसभा को दिया गया है। किसको? लोकसभा को। धन विधेयक का कोई विधेयक अगर हम कहाँ पे जा रहा है, लोकसभा में, लोकसभा से राज्यसभा में जा रहा है, तो राज्यसभा सिर्फ और सिर्फ इसको 14 दिन तक रोक के रख सकती है। कितने दिन तक? 14 दिन तक रोक करके रख सकती है। क्या कोई सुझाव राज्यसभा दे सकती है लोकसभा को? तो कहिए कि दे सकती है, लेकिन जो लोकसभा है ना, मानने के लिए बाध्यकारी नहीं है। कहेगा ना ना चलो हट हट, ठीक है ना, मानने के लिए बाध्यकारी नहीं है। अगर बाय द वे मन किया राज्यसभा को कि हम ये विधेयक को पास नहीं करें, तो मत करो, 14 दिन तक रख लिया जाएगा ना, तो ये 15वां दिन अपने से पास हो जाएगा। समझ में आ गया? तो आप समझ कह सकते हैं ना कि लोग ये जो विधेयक है
धन विधेयक जो है लोकसभा में पेश किया जाता है, ठीक है। और इस सबसे प्रमुख है कि क्या कि इसमें राज्यसभा कमजोर पड़ जाता है कि नहीं धन विधेयक के मामले में, तो कहिए कि हाँ भाई कमजोर तो पड़ जाता है, ठीक है। तो अब समझ में आ गया, तब अब क्वेश्चन पर चलते हैं। आगे देखिएगा क्या बोला गया है कि वित्त विधेयक केवल एक समान विधेयक है, तो हमें अंतर पूछा गया है, तो हाँ समान विधेयक तो है, अच्छी बात है। तो और भी तो बते धन विधेयक कहाँ पे गायब कर दी, धन विधेयक में तो हमने धन के बारे में चर्चा किया, वित्त विधेयक समान विधेयक है, सही बात है। अच्छा आगे देखते हैं, वित्त विधेयक को राज्यसभा में प्रस्तावित किया जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर वित्त विधेयक को राज्यसभा के प्रभाव ढंग से अस्वीकृत किया जा सकता है, जबकि धन विधेयक को अस्वीकृत नहीं किया जा सकता है। हाँ, सही बात है, अब की हम चर्चा किए थे, ठीक है। अभी हमने चर्चा किया था वित्त विधेयक का और इसके बाद में धन विधेयक का, ठीक है। वित्त विधेयक धन विधेयक का, धन विधेयक क्या बताया था कि लोकसभा का जो स्पीकर है बोल दिया कि धन विधेयक है तो पास हो जाएगा, और ये आता कहाँ है, तो कहिए कि लोकसभा में आता है। और ये वित्त विधेयक क्या था, इसका चर्चा कहाँ था, तो 110, इसका चर्चा था क्या 117। हमने ये बात बोला था कि जनरल जितना भी विधेयक है, जनरल जो विधेयक है वो सब कौन सा विधेयक हो जाएगा, वित्त विधेयक हो जाएगा। कौन सा विधेयक हो जाएगा, वित्त विधेयक होगा। ये लोकसभा के साथ साथ ये राज्यसभा में भी आ सकता है, ऐसा बिल्कुल नहीं, राज्यसभा में आ सकता है, लेकिन क्या धन विधेयक जो है वो राज्यसभा में पहले पास होगा, तो धन विधेयक पहले राज्यसभा में पास नहीं होगा, एकदम कंफर्म मान लीजिएगा, ठीक है। धन विधेयक राज्यसभा में पहले पास नहीं होगा। धन विधेयक को तो यहाँ पे इतना भी अधिकार नहीं दिया गया है कि इसको रोक करके रखे, 14 दिन रोक करके रखे, 15वां दिन खुद ही पास हो जाएगा, समझ में आ गया। लेकिन वित्त विधेयक के मामले में ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो यही तो क्वेश्चन बोला गया था, अब चल देखिएगा समझ में आ गया होगा। वित्त विधेयक को राज्यसभा के द्वारा प्रभाव ढंग से अस्वीकृत किया जा सकता है, तो हाँ बिल्कुल अस्वीकृत किया जा सकता है। और धन विधेयक को अस्वीकृत नहीं किया जा सकता है, कब बोलबे किए कि 14 दिन तक रखेगा, 15वां दिन कर अपने से पास हो जाएगा, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले पे। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक संबंधित है, ठीक है। ये नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, तो अभी हमने चर्चा किया नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में कि आर्टिकल 148 में इसका चर्चा किया गया है, ठीक है। आर्टिकल 139 में चर्चा किया गया है, कंप्ट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है, CAG, ठीक है, CAG जिसके बारे में आप जानते हैं कैग, ठीक है, कंप्ट्रोलर ऑडिटर ऑफ जनरल। इसका काम क्या होता है अभी हमने चर्चा किया था। तो इसका जो रिपोर्ट देता है, इसका रिपोर्ट कौन देता है, तो इसका रिपोर्ट देता है, जैसे में देखिए अब CAG है तो CAG अपना रिपोर्ट बना लेता है। CAG रिपोर्ट अब जब बना लेती है तो रिपोर्ट देता है, तो इस रिपोर्ट का जांच कौन करता है, तो लोक लेखा समिति काम जांच करती है। अभी हमने चर्चा किया था लोक लेखा समिति का, देखिएगा फिर से बता देते हैं। लोक लेखा समिति, लोक लेखा समिति क्या करती है, इसका चर्चा करती है, जांच पड़ताल करती है, किसका, तो यही महालेखा परीक्षक नियंत्रक का। तो लोक लेखा समिति का गठन कब किया गया था, तो 1921 ईस्वी में। इसमें कितने मेंबर होते हैं, तो इसमें 22 गो सदस्य होते हैं। तो 22 में से जो होते हैं ये कितना गो 15 गो लोकसभा से होते हैं, कहाँ को 15 गो लोकसभा से होंगे, ठीक है। और ये राज्यसभा से कितना होंगे, तो राज्यसभा से 7 गो होंगे, समझ में आ गया। तो आंसर कौन सा हो जाएगा भाई साहेब, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ठीक है, आंसर नंबर 3, ठीक है। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। क्या बोला गया है कि आकस्मिकता निधि को राष्ट्रपति कैसे व्यय कर सकता है। आकस्मिक के बारे में बात, एकदम इमरजेंसी में अगर कोई पैसा खर्च करना है और राष्ट्रपति खर्च करती है, ठीक है, तो उसको राष्ट्रपति कैसे खर्च कर सकता है, ठीक है। तो उसको खर्च करने के लिए राष्ट्रपति जो होगा ना, वो राष्ट्रपति से पूर्व मंजूरी लेना पड़ जाएगा, यानी संसदीय स्वीकृति के बाद ही ऐसा हो सकता है या पहले भी हो सकता है। अब पहले बात समझिएगा, इसमें अब आकस्मिक निधि आ गया है, ठीक है। तो आकस्मिक निधि आ गया है, ठीक है। तो आकस्मिक निधि यानी इमरजेंसी आ गया है, तो अब इमरजेंसी आ गया है, अब संसद का बैठक होगा, फिर उसके बाद पूछेंगे, तब उसके बाद में पैसा खर्चा होगा। तब समझ ही रहे ना कि जब तब उसके बाद में पैसा खर्चा होगा, तो समझ ही रहे कि कितना देरी हो जाएगा, ठीक है ना। तो उससे नहीं, यानी हम संसदीय स्वीकृति से पूर्व ही क्या कर सकते हैं, वो राष्ट्रपति जो होती है वो पैसा खर्च कर सकती है, यानी पूछे से पहले बिना ही। यानी जैसे में अभी मान के चलिए, जैसे मान के चलिए कि संसद का बैठक नहीं चल रहा है, मान के चलिए कि बैठक नहीं चल रहा है और देश में बहुत पैसा की कमी हो गया, यानी कोई आपदा आ जाता है, ठीक है। अब उस संचित निधि से पैसा खर्च करना है, तो पैसा खर्च करना है, अभी तो कोई बैठक भी नहीं चल रहा है, तो फिर तब तक ऐसे रहेगा। तब राष्ट्रपति क्या कर सकती है, उस पैसा को खर्च कर सकती है, यानी संसदीय स्वीकृति से पूर्व भी पैसा को खर्च किया जा सकता है। समझ में आ गया ना अब, तो संसदीय स्वीकृति से पूर्व, समझ में आ गया, ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़ते हैं अगले पे। क्या बोला गया है कि मुख्य चुनाव आयुक्त को पदयुक्त किया जा सकता है। अब देखिएगा मुख्य चुनाव आयुक्त यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में बात करते हैं। इलेक्शन
कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में अगर हम बात करते हैं तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में चर्चा कहाँ से किया गया है, 324 से लेकर के 29 में किया गया है। ठीक है, इसमें कितने मेंबर होते हैं, तो इसमें मेंबर होते हैं 3 मेंबर होते हैं, एक इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 गो इलेक्शन कमिश्नर होते हैं। ठीक है, अब हमें बताया गया है कि जो इसके सदस्य जो हैं इसको कैसे हटाया जा सकता है, तो इसको हटाने का प्रावधान है संसद के 2/3 बहुमत से ही इसको हटाया जा सकता है। ठीक है ना, यानी 3 गो में से 2 व्यक्ति बोलेगा ना, यानी विशेष बहुमत कह लीजिए, विशेष बहुमत से ही इसको हटाया जा सकता है, ऐसे ही उंधी पुंदी से नहीं हटा सकता है कोई। ठीक है, तो अब चलिएगा देखते हैं आगे। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश द्वारा नहीं, राष्ट्रपति द्वारा नहीं। आगे देखते हैं क्या बोला गया, मंत्रिमंडल के प्रभाव से है, ये मंत्रिमंडल के इतना औकात कहाँ से हो गया। आगे देखते हैं, तो इसका संसद के दोनों सदनों के बहुमत से, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर ऑप्शन नंबर 4। आगे बढ़ते हैं अगले पे। क्या बोला गया, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द को कब जोड़ा गया है। अब देखिएगा, धर्मनिरपेक्ष की अगर बात करते हैं तो 42वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है, 42वां संविधान संशोधन होता है, तो कब होता है, तो 1976 ईस्वी में होता है। तो इसमें क्या किया जाता है कि वन को और शिक्षा को किसको राज्य सूची से हटा करके कहाँ कर दिया जाता है, तो समवर्ती सूची में कर दिया जाता है। ठीक है, ये तो हो गया। अब अच्छी बात है, अभी और हमें बताना, हमें इस चीज के बारे में बताना। देखिएगा, 42वां संविधान संशोधन होता है तो उसमें क्या क्या जोड़ा जाता है वो देखिएगा। जैसे में देख बताते हैं अभी, पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष, ठीक है, फिर अखंडता, ये सब जो शब्द है ना, ये 42वां संविधान संशोधन होता है, इसके द्वारा इससे क्या किया जाता है, प्रस्तावना में जोड़ा जाता है। फिर एक ठो और आता है समाजवादी, समाजवादी, तो ये सब पूछा जाएगा कि समाजवादी को प्रस्तावना में कब जोड़ा गया था, तो यही 42वां संविधान संशोधन होता है, उसके बाद ये जोड़ा जाता है, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता को जोड़ा गया था 42वां संविधान संशोधन के बाद में। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, संविधान निर्मात्री परिषद के झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो देखिएगा, कई एक जमा हमने देखा है राजेंद्र प्रसाद को देखा है, फिर कई जमा हमने जेबी कृपलानी को देखा है, बट हम क्या कर सकते हैं, तो ये आप समझिएगा, आपको जो अच्छा लगेगा वो कर लीजिएगा। ठीक है, आपको जो अच्छा लगे जो कर लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या बोला गया, सॉलिसिटर जनरल निम्नलिखित में से क्या होते हैं। अब देखिएगा, आपने महान्यायवादी का नाम सुना होगा, अटॉर्नी जनरल। अटॉर्नी जनरल की अगर बात बढ़ते हैं तो ये आर्टिकल 76 में इसका चर्चा किया गया है। ये संविधान, ये भारत सरकार का जो होता ना है, ये कानूनी सलाहकार होता है, यानी किसी भी न्यायालय में पहुंच करके ये काम कर सकता है, यानी सरकार को सलाह देने का काम करता है। ठीक है, तो इसको सलाह देने के लिए भी क्या होता है, सॉलिसिटर जनरल होता है। किसको, यानी अटॉर्नी जनरल को सलाह देने के लिए, यानी इसके काम में हाथ बटाने के लिए सॉलिसिटर जनरल होते हैं। ठीक है, ठीक है, तो अब जो ये काम करेंगे तो वो भी तो यही काम करेंगे, समझ गए ना, तो इसका हो गया कानूनी सलाहकार हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़ते हैं अगले पे। क्या बोला गया है कि भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियां किसमें निहित होती है। अवशिष्ट कहने का मतलब क्या होता है, बचा हुआ, तो बचा हुआ किसके पास में रहेगा, संसद के पास में रहेगा। ठीक है ना, जैसे में आप पढ़े होंगे राज्य सूची, फिर उसके बाद में केंद्र सूची, फिर उसके बाद में आप संघ सूची, ये सब पढ़े हैं ना, तो राज्य सूची के विषय में राज्य कानून बनाती है, केंद्र सूची यानी संघ सूची के हमने देखिए गलत लिख दिया भाई गलत लिख दिया, सही कर लेते हैं। ठीक है, राज्य सूची पढ़े हैं, फिर उसके बाद में समवर्ती सूची, ठीक है, फिर उसके बाद में संघ सूची। ठीक है, देखिए राज्य सूची के विषय में क्या होता है, राज्य सरकार कानून बनाती है। ठीक है, समवर्ती सूची में राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों, और संघ सूची में केवल केंद्र सरकार कानून बना सकती है। ठीक है, और जैसे में अब कोई जो ऐसा मामला है वो बच गया है, तो बच गया है तो वो बोला पर कौन काम कानून बनाएगा, तो बच गया तो वही संसद बनाएगा। ठीक है, कौन, तो संसद बनाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर आपके सामने हो जाएगा डी। आगे बढ़ते हैं अगले पे। क्या बोला गया है कि भारत के नीति निर्देशक सिद्धांतों में निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति की सुरक्षा से संबंधित है। अभी अब देखिएगा, क्या हम चर्चा करते हैं, डीपीएसपी। डीपीएसपी की चर्चा कहाँ से, 36 से 51, कहाँ से, तो कहिए कि आयरलैंड से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है, तो आयरलैंड से लिया गया है। डीपीएसपी है क्या, तो डीपीएसपी है कि राज्य ऐसा कानून बनाए, ठीक है, जिससे वहां की जनता को क्या हो सके, कल्याण हो सके। ठीक है, तब जो इम्पोर्टेंट जो आर्टिकल है वो हम चर्चा करते हैं। आर्टिकल 40 में क्या किया है, ग्राम पंचायत का गठन किया गया है। आर्टिकल 40 में ग्राम पंचायत का गठन। आर्टिकल 44 में क्या किया गया है, समान संहिता के बारे में बोला गया है। सिविल कोड के बारे में, जैसे में यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में भी हमने चर्चा किया। ठीक है, फिर उसके बाद में अगर हम बात करते हैं तो 45 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा के बारे में बात किया गया है, तो ये कहाँ, आर्टिकल 45 में चर्चा किया गया है। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। ठीक है,
अगर हम बात करते हैं 43 की, तो 43 में क्या गया है, कुटीर उद्योग। कुटीर उद्योग समझते हैं, मियाँ बीबी अट्टे जो काम करते हैं ना, वही होता है कुटीर उद्योग। जिसमें घर के बाले बूचे मिल करके काम कर रहे हैं ना, छोटी सी फैक्ट्री है, छोटी सी आपने उद्योग बना करके रखा है, बाले बूचे यानी मियाँ बीबी टे सब लगे हुए हैं, तो उसी को कुटीर उद्योग बोलते हैं। तो आर्टिकल 43 में बोला गया। आर्टिकल 43 ए की अगर बात करते हैं, तो जिसमें उद्योगों में मजदूरों की भागीदारी का, ठीक है। अगर हम बात करते हैं 43 बी की, तो कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में बात करते हैं। जैसे में जो सुधा का जो दूध है, तो वो कोऑपरेटिव है, ठीक है ना, मिला हुआ जो सरकार का भी हिस्सा है उसमें, और प्राइवेट का भी हिस्सा है, ठीक है। अच्छा, अब हमें जो चर्चा करना है क्या, 50 के बारे में देख लेते हैं। तो 50 में क्या बोला गया है कि न्यायपालिका का विधायिका से पृथक्करण, ठीक है। विधायिका का न्यायपालिका से किससे, तो पृथक्करण, अलगाव, ठीक है, आर्टिकल 50 में। और आर्टिकल 49 में क्या बोला गया है, आर्टिकल जैसे में जो धरोहर की चीजें हैं यानी स्मारक वगैरह है, उस सब के लिए सुरक्षा के बारे में चर्चा किया गया है। कौन में, तो आर्टिकल 49 में। और वैश्विक शांति की अगर हम बात बोलते हैं, तो यानी विश्व स्तर पर शांति, वैश्विक शांति, तो वैश्विक शांति का 51 रुपया दीजिएगा तब वैश्विक शांति आ जाएगा, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा, आंसर आपके सामने ए हो जाएगा, ठीक है। सब चर्चा कर लिया, ठीक है। अब देखिएगा, आगे बढ़ते हैं अगले पे। केंद्र सरकार राज्यों को निर्देश जारी करती है। तो केंद्र सरकार राज्यों को निर्देश कब जारी कर सकती है, संघ सूची के संदर्भ में। संघ सूची के संदर्भ में, तो जिसमें केवल केंद्र सरकार कानून बना सकती है। राज्य सूची जिसमें केवल राज्य सरकार, समवर्ती सूची जिसमें दोनों। और लेकिन जो निर्देश जारी कर सकती है, तो सबसे सर्वा कौन है, सबसे सर्वा प्रमुख कौन है, तो वो है केंद्र सरकार है। तो केंद्र सरकार के अंडर में गवर्नमेंट राज्य सरकार आती है, ठीक है। तो वो सभी के, इस संबंध सभी के मामले में ही निर्देश जारी कर सकती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी, ठीक है। तो वीडियो यहीं तक थे। वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा, कुछ सीखने को मिल रहा होगा, तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा, क्योंकि भाई मेरा चैनल काफ़ी छोटा है, ठीक है। अगर इच्छा हो तो कर सकते हैं, अगर इच्छा नहीं हो तो कोई बात नहीं है, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपना ख्याल जरूर रखिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।